Hello students, today we are going to study about linear equations in two variables. ऐसे ये टॉपिक्स आप अर्लियर क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। उसी 9th क्लास के बेस को ही लेकर के उसके बारे में कुछ स्पेशल कंडीशंस और कुछ नए चीज़ों को हम इसमें जानें। 9th क्लास में आपने जो पढ़ा वो हमारा बेस तो है, लेकिन उसके अलावा हमारे जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को भी हमको यहाँ पर केयरफुली स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें देखें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या। ऐसे ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े हैं, फिर भी एक शॉर्ट हिंट्स। लीनियर मतलब कि ये पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इक्वेशन दैट इज अ स्टेटमेंट विच फॉलो द रूल्स ऑफ इक्वलिटी, कोई भी स्टेटमेंट जो इक्वलिटी रूल्स को फॉलो करता है, दैट मीन्स उसमें एक इक्वल टू का साइन हो तो उसको एज ए इक्वेशन के रूप में हम कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरा टर्म्स है टू वेरिएबल्स, मतलब कि उसमें दो तरह के अननोन टर्म्स होने चाहिए जो वैलिडेट करते हो, जो अल्फाबेटिकली जो रिप्रेजेंट किए जाते हो, जैसे एक्स वाई पी क्यू एम एन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मतलब कि दो वेरिएबल्स वाले एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का डिग्री पावर जो है वो 1। नॉर्मली हम कह सकते हैं कि एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, दैट इज कोई भी वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ए एंड बी कैन नॉट बी 0, ए और बी 0 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर ए या बी दोनों में से कोई भी एक 0 होता है, मतलब कि एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स ले रहे हैं उनके कांस्टेंट का कोफिशिएंट्स का 0 हो जाना, और कोफिशिएंट 0 होने का अर्थ है कि वह वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा और वह 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सी हमारा कांस्टेंट है, वह रह सकता है नहीं भी रह सकता है, लेकिन ए और बी का होना जरूरी, मतलब वो नॉन जीरो इंटीजर्स हम उसमें कह सकते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, और x और y जो है वहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स है, अननोन और मिसिंग टर्म्स है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वह हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 माइनस p प्लस 2r माइनस 3 इक्वल टू 0, 5m माइनस 3n इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2y माइनस 1। ये सभी हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। ये दो वेरिएबल्स कॉन्टेंट करते हुए ये हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब इसमें टर्म आता है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसको हम नॉर्मली कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन, चाहे वो आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या कोई भी मतलब कि पॉलिनोमियल्स हो, तो जैसे पॉलिनोमियल्स में नॉर्मली हम 0 कहते हैं। ठीक है, वही हमारा यहाँ पर रूट्स सॉल्यूशन अलग अलग नामों से जो है अलग अलग प्लेसेस पर जाना जाता है। तो इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है उसमें सॉल्यूशन जब कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है कि वहाँ पर दो वेरिएबल्स x और y जो यूज किए गए हैं, उन x और y का एक एप्रोप्रिएट एक डेफिनिट वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, जो उस इक्वेशन के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है सॉल्यूशन। तो इसमें हम कह सकते हैं कि x is equal to alpha and y is equal to beta is solution for an equation ax plus by plus c equal to 0 if a into alpha plus b into beta प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब x और y के दो ऐसे वैल्यूज जो उस इक्वेशन में x और y के जगह पर प्लेस किए जाएं,
तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसमें LHS और RHS इक्वल हो सकें, तो उस कंडीशन में हम उसको लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के रूप में अल्फा और बीटा को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर x और y का वैल्यूज दिया हुआ हो या दो मतलब कि कांस्टेंट या दो नंबर्स दिए हुए हो और चेक करना है कि वह किसी गिवन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं या नहीं, तो उन दोनों वैल्यूज को x और y के जगह पर या उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के जगह पर प्लेस करके LHS को सोल्व करेंगे। अगर LHS RHS इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि वो जो वैल्यूज हम वहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, जो पुटअप कर रहे हैं, वो हमारे उस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। ठीक है, जैसे अगर इसमें हम देखें तो मान लीजिए कि एक इक्वेशन 2x + 3y = 5 दिया हुआ, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम यहाँ पर x = 1 और y = 1 प्लेस करें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि LHS = 2 × 1 + 3 × 1, 2 1 जा 2 + 3 1 जा 3 5, जो कि RHS। तो वहाँ पर क्या हो गया कि सॉल्यूशन x = 1 y = 1, मतलब कि अगर हमको ये चेक भी करना होता कि x = 1 और y = 1 उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं, तो उस कंडीशन में दोनों वैल्यूज को हम LHS RHS पर प्लेस करके देखेंगे कि अगर LHS RHS इक्वल हो जाता है दैट मीन्स कि आपका जो है वहाँ पर जो गिवन वैल्यूज है वो वैल्यू हमारा x y का वैल्यू जो है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि मान लीजिए अगर यह एक इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 5, तो क्या x = 1 और y = 1 ये एकमात्र सॉल्यूशंस उस इक्वेशन के हैं? तो ऐसे कंडीशन में आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस के अगर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना होता है तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं। x और y के डिफरेंट वैल्यू को प्लेस करके देख सकते हैं कि कौन कौन से वैल्यू वहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं, और वैसे कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वहाँ पर हमको मिलते हैं। जैसे कि इसी कंडीशंस में ले लें तो अगर हम यहाँ पर x = 4 और y = -1 लें, तो वैसे कंडीशन में LHS 2 × 4 + 3 × -1, तो 8 - 3 5, दैट इज RHS। तो सिर्फ ये x = 1 और y = 1 ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पर मोर देन 1 दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट कैन बी पॉसिबल फॉर दिस सिंगल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इस एक इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो ऑलरेडी हम 9th क्लास में निकालना सीखे हैं, निकालना पढ़े हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चंस भी था कि फाइंड 3 सॉल्यूशन सेट्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, 4 सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जैसे आप वहाँ पर निकालते थे वैसे ही कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें जितने सॉल्यूशंस आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको 9th क्लास में पढ़ना था। 10th में हमें क्या पढ़ना है, तो 10th में आपको एक स्पेशल कंडीशन पढ़ना है, simultaneous pair of linear equations in 2 variables। ठीक है, simultaneous pair of linear equation in 2 variables, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारा टॉपिक है। पढ़ना किसके बारे में, सिमुल्टेनियस पेयर के बारे में। पेयर मतलब कि 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस अगर हमारे वहाँ पर हैं तो उस इक्वेशन को हम पेयर ऑफ इक्वेशन कह सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कह सकते हैं। लेकिन अब इसमें आता है कि सिमुल्टेनियस। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2 linear equations in 2 variables x and y are called
simultaneous pair of equations or system of equations if both are satisfied for exact values of x and y। मतलब कि सिमिल्टेनियस पेयर कहने का अर्थ है कि टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन में जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन था, उसी तरह दो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कैसे होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर वहाँ पर वेरिएबल हमारा एक्स वाई है, तो दोनों इक्वेशन ऐसे होने चाहिए कि एक्स और वाई के एग्जैक्ट वैल्यू के लिए दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। मतलब कि एक्स और वाई का सेम वैल्यू दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशन में हम उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सिमिल्टेनियस पेयर कह सकते हैं। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम लें तो 2x + 3y = 5, also x - 2y = -1, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दो इक्वेशंस हम लें, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम यहाँ पर x = 1 और y = 1 लें, तो ये दो इक्वेशंस ऐसे हैं जो इस वैल्यू x और y के इन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड हैं। जैसे अगर यहाँ रखें तो 2 × 1 = 2 + 3 × 1 = 3 = 5, और यहाँ रखें तो 1 - 2 × 1 = -1। मतलब कि ये दोनों ही इक्वेशन इस पेयर ऑफ वैल्यूज के लिए या एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जो सेटिस्फाइड है, तो ये हमारा सिमिल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशन इन दोनों को कहा जा सकता है, ठीक। उसी तरह से x + y = 10 एंड x - y = 2, ये दो इक्वेशंस अगर हम लें तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं यह एग्जैक्ट पेयर ऑफ वैल्यूज x और y के एग्जैक्ट पेयर। मतलब कि अगर x = 6 और y = 4 लें, तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो 6 + 4 10 और 6 - 4 2। मतलब कि ये दोनों इक्वेशन भी जो हैं वो हमारे एक एग्जैक्ट वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, तो इसको भी हम सिमिल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशंस कह सकते हैं। तो कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस जो x और y के एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, सेम वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉर एग्जैक्ट, या यहाँ पर कह सकते हैं कि सेम वैल्यू भी यहाँ पर कहा जा सकता है कि फॉर सेम वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y के सेम वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। वो हो सकते हैं कि x और y के एक से अधिक वैल्यू ऐसे हों जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों, लेकिन अगर दो इक्वेशन सेम वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है तो वो हमारा सिमिल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। तो मेन हमको इसी पेयर ऑफ इक्वेशंस के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमने देखा कि सिमिल्टेनियस पेयर जो है वह x और y के सेम वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। अब इसमें आता है कि मान लीजिए कि कोई पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दिया हुआ और उसमें आपको ये देखना हो कि वह कौन से वैल्यू है x और y की जो दोनों ही इक्वेशन या पेयर ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो कई बार ऐसे कंडीशंस भी आते हैं कि ये दो इक्वेशंस या पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें x और y का एग्जैक्ट एक वैल्यू, ओनली वन वैल्यू x और y की जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दूसरे तीसरे चौथे का वैल्यू हम निकालना चाहें तो कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिल पाता है जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो कई सारे इक्वेशन ऐसे आते हैं, जैसे पेयर ऑफ इक्वेशन जिसमें कि x और y के मल्टीपल्स वैल्यू
जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो कुछ ऐसे भी कंडीशंस आते हैं जिसमें कि एक्स और वाई के हम रैंडमली बहुत सारे वैल्यू को चेक करते हैं, लेकिन कोई ऐसा वैल्यू नहीं आता है जो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस को जो है सेटिस्फाई करते हैं। तो वैसे कंडीशन में मान लीजिए कि अगर हमको वो सॉल्यूशन फाइंड करने हो तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका एक वैल्यू होगा, एक से अधिक वैल्यू होगा या नहीं भी होगा। अदरवाइज हम ट्राई करते जाएँ, ट्रायल एंड एरर मेथड को फॉलो करते जाएँ और बहुत सारे वैल्यू रख रहे लेकिन कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, और लास्ट में जो पूछने वाला है वो हमको कहता है कि नहीं इसका तो सॉल्यूशंस है ही नहीं, इसका कोई वैल्यू होगा ही नहीं। तो फिर हमारा सारा वर्कआउट, सारा मेहनत जो है वो बेकार हो जाता है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन है या नहीं? ठीक है, तो उसके लिए अगर हम देखें नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, let a pair of equations into variables are a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। मान लीजिए यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। हम इन्हीं दोनों के लिए उन कंडीशंस को, उन नेचर्स को फाइंड आउट करेंगे कि आखिर ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं इनका सॉल्यूशन होगा कैसा, होगा भी या नहीं होगा, इस चीज़ को हमको देखना है। ठीक है, तो कुछ सर्टेन कंडीशन है। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्स कोफिशिएंट्स, फिर रेशियो ऑफ वाई कोफिशिएंट्स एंड रेशियो ऑफ कांस्टेंट्स। जो भी दो इक्वेशन दिए हुए हैं उन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म करने करते कि सारे टर्म्स ए एक्स बी वाई और सी तीनों टर्म्स को लेफ्ट में रखेंगे, राइट साइड में जीरो आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दोनों ही इक्वेशन के एक्स कोफिशिएंट्स का, वाई कोफिशिएंट्स का और कांस्टेंट का रेशियो हम निकाल लें। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, पहला कंडीशन है कि इफ रेशियो ऑफ एक्स कोफिशिएंट्स डज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ y कोफिशिएंट्स। ठीक है, मतलब कि x और y कोफिशिएंट्स का रेशियो जो हमने निकाला है, ये दोनों वैल्यू अगर सेम नहीं है तो कांस्टेंट के रेशियो को हमको यहाँ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक और exactly one सॉल्यूशन। मतलब कि वो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस ऐसे होंगे कि x और y का एग्जैक्ट एक वैल्यू, एक x का और एक y का वैल्यू दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और दूसरा कोई वैसा वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, या दूसरा ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इनका ग्राफ अगर हम लें, जैसे 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है, तो अगर यहाँ पेयर ऑफ इक्वेशंस का सेम ग्राफ पेपर पर अगर हम प्लॉटिंग करेंगे तो वहाँ पर ग्राफ जो है वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि दोनों लाइन एक एग्जैक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और नेचर जो है
वो आपका कॉन्सिस्टेंट होगा, मतलब कि उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू में फाइंड आउट होगा। दूसरा कंडीशन कहता है इफ रेशियो ऑफ एक्स कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ वाई कोफिशिएंट एंड रेशियो ऑफ कांस्टेंट्स all three are equal, then system of equations have infinitely many solutions, मतलब उसमें infinite number of values for x and y satisfied the both of equation। x और y के बहुत सारे वैल्यू ऐसे होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इनका ग्राफ, क्योंकि बहुत सारे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इसका मतलब क्या है कि उन दोनों ग्राफ में बहुत सारे वैल्यू ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। इसमें क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, दैट इज देयर इज ओनली वन कोऑर्डिनेट्स, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड बोथ ऑफ द इक्वेशन। तो उन दोनों इक्वेशन का एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोनों लाइंस में कॉमन है, तो जब दो लाइंस 2 पॉइंट से पास कर रहे हो तो उस कंडीशन में वो दोनों कॉन्सिडेंट्स होते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कॉन्साइडिंग लाइंस, मतलब कि दोनों लाइंस ओवरलैप करेंगे, एक ही लाइन पर दोनों हमारा ड्रॉ है क्योंकि उसका हर पॉइंट हमारा सेम है। और वैसे कंडीशन में इसका नेचर लें तो ये भी हमारा कॉन्सिस्टेंट होता है, जिसको कि ये डिपेंडेंट होता है और कंडीशनली ये कंडीशनली होते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन आता है कि इफ कोफिशिएंट्स ऑफ रेशियो ऑफ एक्स कोफिशिएंट्स इक्वल टू रेशियो ऑफ वाई कोफिशिएंट बट नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अगर फर्स्ट दो रेशियो एक्स कोफिशिएंट्स और वाई कोफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल हो लेकिन कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, मतलब वहां पर एक्स वाई का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन, दोनों सेपरेटली बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं लेकिन दोनों के कोई ऐसा कॉमन वैल्यू नहीं होगा, एक भी वैल्यू नहीं होगा जो दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो डेफिनेटली कि दोनों का ग्राफ भी जो है वो हमारा क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, चाहे कितना भी एक्सटेंड हम उसको कर लें। तो डेफिनेटली है कि एक्सटेंड करने पर भी कोई पॉइंट सेम नहीं आ रहा, दैट मीन्स कोई सेम वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और वैसे कंडीशन में नेचर जो होगा वो हमारा इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब कि कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो उन दोनों को सेटिस्फाई करता हो या जिस पर वे दोनों डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन हो गए। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कोई दो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, मतलब कि वह यूनिक है, नो है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में दो इक्वेशन दिया हुआ और उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशंस पता करना हो तो सबसे पहले हम उसके एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के बाद हम पहले एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट्स के ही रेशियो को कंपेयर करेंगे। अगर उसमें लगता है कि हाँ ये दोनों का रेशियो सेम है तो हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट दोनों रेशियो अगर इक्वल हैं तो तीसरे को कंपेयर करेंगे, अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और अगर एक्स कोफिशिएंट वाई कोफिशिएंट का रेशियो सेम आ रहा है लेकिन कांस्टेंट का रेशियो अलग आ रहा है
तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, मतलब उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन के लिए। अगर यही x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो, तो इसमें इनफाइनाइट, मतलब इसमें एक्स वाई के बहुत सारे वैल्यू ऐसे होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। लेकिन अगर वही x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 हो, तो इसमें हम x और y के वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो इसमें आप देखिए यहाँ अगर x कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं तो 1/1 1, ठीक। इसमें x y कोफिशिएंट का निकालते हैं तो 1/-1 -1 और 10/2 5। तो यहाँ पर x कोफिशिएंट का रेशियो 1 और y कोफिशिएंट का -1 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर अगर x कोफिशिएंट का रेशियो निकालें तो 1/3, y कोफिशिएंट 1/3, कांस्टेंट 2/6 से कट करके ये भी हमारा 1/3 आएगा। तो इसका अर्थ है कि यह a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल है, मतलब कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। उसी तरह से इसमें लें तो x कोफिशिएंट का रेशियो 1/3, y कोफिशिएंट का रेशियो 1/3 और कांस्टेंट हमारा 4/7 जो कि इक्वल नहीं है, कि किसी भी सॉल्यूशन या किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन या नेचर है कि किस इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं और वह कैसे होंगे, सॉल्यूशंस अगर हैं तो कैसे होंगे और किस कंडीशंस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा वह नेचर और वह कंडीशन है, उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा वो चीज़ भी हमने देखा, ठीक है। तो अब इसमें आता है कि मान लें कि ये हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस के लिए सेटिस्फाइड है, तो वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो वैल्यू पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइटली मेनी है, बहुत सारे वैल्यू है, तो रैंडम वे में भी हम कहीं से निकाल सकते हैं। इसमें एग्जैक्टली नो है तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो वो निकलेगा ही नहीं, चाहे हम कोई भी मेथड अप्लाई कर लें, कोई भी ट्रिक्स अप्लाई कर लें, जब सॉल्यूशन है नहीं तो निकलेगा कहाँ से, ठीक है। तो अगर जिन इक्वेशन के सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं जिसका एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उस वैल्यू को अगर खोजना हो तो कैसे हम खोजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कई सारे मेथड्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं और उन मेथड्स को हमको एक एक करके देखना है कि कैसे वह इक्वेशंस जो है वह आपको सेटिस्फाइड होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में या यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे कि दो लीनियर इक्वेशंस को किन मेथड से जो है हम उसको सोल्व कर सकते हैं, किससे उनके एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तत्काल इसमें अगर हम लें तो जैसे मान लीजिए कि फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ following system of equations 2x minus 3y equal to 7 and 3x plus 2y equal to 5। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, तो गिवन इक्वेशंस आर 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। इसको अगर हम कैरी कर लें 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, देन 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लें, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ
a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and equation 2 with a2x plus b2y plus c2 equal to 0, we get a1 is equal to 2 a1x plus b1y plus c1, तो a1x b1 minus 3 c1 minus 7 a2 3 b2 2 and c2 minus 5. ठीक है, तो सिंस a1 by a2 is equal to 2 by 3 b1 by b2 minus 3 by 2 and c1 by c2 is equal to minus 7 by minus 5, that is 7 by 5. तो इसमें अगर पहले ही दो को कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ 2 by 3 और यहाँ माइनस 3 by 2 है, ये आपका सेम नहीं है. ठीक है, तो सिंस a1 by a2 not equal to b1 by b2, hence given system of equations has यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं. तो कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ उसका नेचर और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना हो तो इस तरह से रेशियो पहले निकाल लेंगे और रेशियो को फिर कंपेयर करके तब उसके अकॉर्डिंग जो आपको वो नेचर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसके नेचर को लिख सकते हैं, उसको बता सकते हैं. ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर मान लीजिए जब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे उसको हम लोग निकालेंगे. तो ये हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे. ओके, थैंक यू.